फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स करवा रही हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक ये है कि डिमांड एनालिसिस। कि इसमें डिमांड एनालिसिस का मीनिंग क्या है। आप सबको मैं बता दूँ कि डिमांड वो चीज़ होती है जो एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की या किसी भी गुड्स की डिमांड करता है, या वो उस चीज़ को विलिंग होता है परचेज करने की। ठीक है, लाइक कोई बुक आई है, उसकी डिमांड तब बढ़ेगी जब कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड करेगा, या फिर वो तब उस बुक को परचेज करना चाहेगा जब वो विलिंग होगा उस बुक को परचेज करने के। सबसे पहले आए हम इसकी मीनिंग की ओर देखते हैं। इसमें लिखा है डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब पर्टिकुलर कमोडिटी वही गुड्स भी कह सकते हैं हम उसको, रेफर्स टू अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, नॉट अ होल कंट्री। मतलब हर इंडिविजुअल की डिमांड कुछ होती है, या कुछ कोई किस कंपनी का परचेज करना चाहेगा या कोई किस कंपनी का। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर और हाउस होल्ड या कोई घर इज विलिंग टू परचेज पर यूनिट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, कि मैं उसकी कितनी डिमांड है, वो विलिंग है कि नहीं उस प्राइस से। अगर ये है कि अगर दो कंपनीज हैं, अगर हम बुक्स की ही बात करें, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, उसमें मैनी पब्लिशर्स आते हैं। अगर हम ये देखें कि एम एल जिंगन इज़ बेस्ट या एच आर आहूजा, तो हम ये देखेंगे कि वो हम दोनों में से कौन सी विलिंग टू परचेज है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो हम उसको परचेज करते हैं। इसमें लिखा हुआ है डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और हाउस होल्ड इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड फॉर द कमोडिटी। अगर कोई इंडिविजुअल इसको परचेज करना चाहता है कमोडिटी को, तो हम उसको इंडिविजुअल डिमांड फॉर कमोडिटी बोलते हैं। इस कंसेप्ट को दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले। एल्फ्रेड मार्शल जो आए थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने 1890s में अपनी बुक के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें उन्होंने कंसेप्ट दिया था किसका, डिमांड एनालिसिस का। ऐसे मैनी इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए, बट सबसे पहले अगर हम देखें तो एल्फ्रेड मार्शल आए। उन्होंने अपनी बुक भी लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अब इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कब होगी? द लॉ ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इट इज़ अ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड स्टेट्स दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट। इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इक्विलिब्रियम होएगी, हम कहते हैं कि जहाँ डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। बट अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। अभी अभी हमने देखा कि जो हमारी लॉ ऑफ डिमांड है उसमें प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। वो कब होगा? जब हमारे जो प्राइजेज ऑफ गुड्स हैं अगर वो बढ़ रहे हैं, अगर आप देखें कि अगर किसी प्राइजेज ऑफ गुड्स बढ़ रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक उसकी डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड कम हो जाएगी एंड सप्लाई हमारी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर देख नहीं रहे कि भाई किस चीज़ की डिमांड कम हो रही है या बढ़ रही है ड्यू टू प्राइसेस। अगर हम देखें कि अगर इसमें प्राइसेस कम हो रहे हैं गुड्स के, तो ऑटोमेटिक उसके डिमांड के प्राइसेस, डिमांड ऑटोमेटिक कस्टमर्स की बढ़ जाएगी। सो हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। हम देखते हैं हम डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व होता है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। हम किसी भी डिमांड कर्व को शो करने से करेंगे, कब करेंगे? जब हम उसको ग्राफिकली या डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। डिमांड शेड्यूल को हम करते हैं प्रेजेंट टेबल के थ्रू। और कभी भी जो डिमांड कर्व है और जो डिमांड शेड्यूल है वो हमको कभी भी ये नहीं बताते कि आपके प्राइस क्या है और हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ गुड। ना वो हमको ये बताएंगे कि कितनी गुड्स की क्वांटिटी है।
एंड वुड बी परचेज बाय द कंज्यूमर एट वेरी पॉसिबल प्राइजेस। ना डिमांड कर हमको ये बताती कि प्राइजेस कितने हैं उसके, क्वांटिटी ऑफ गुड क्या है, या कंज्यूमर ने कितने उसको परचेज कर। हम इसको सिंपल टर्म्स में देखते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि जो अदर थिंग्स हैं, जो हमारी प्राइजेस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, या प्राइजेस डिक्रीज हो रही है, या डिमांड विल इंक्रीज। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली वे में बताया था कि इन दोनों, अगर हमारे प्राइजेस बढ़ रहे हैं गुड्स के, तो ऑटोमेटिक है उसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। एंड अगर प्राइजेस जो हैं वो कम हो रहे हैं तो डिमांड विल इंक्रीज। ये देखो, अगर हम इसके थ्रू डायग्राम एंड टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें देख रहे हैं कि प्राइजेस जो हैं वो पहले 1 2 3 4 प्राइजेस आर इंक्रीजेस, बट जो फिर क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको बताया, तो वो हमारा जो डिक्लाइन होएगा फिर, क्योंकि अगर हम देखें तो वो डिक्लाइन ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं एंड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। इसमें इन्होंने कुछ असम्पशंस दिए हैं हमको कि इसमें नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कभी भी इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कभी भी चेंज नहीं होते। जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। देखा जाए तो कभी कभार हमारी जो इनकम है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ गुड्स, इसमें जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो कभी चेंज नहीं होती। नो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी नहीं होते। हम अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। मैंने आपको अभी पीछे बताया था, बट हम अब इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। डिमांड शेड्यूल वो होता है जहाँ पर हम वेरियस अमाउंट्स ऑफ कॉमोडिटीज़ होती हैं, जो कि कंज्यूमर जो होता है वो रेडी होता है रेडी टू बाय डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। मतलब अगर उसको कुछ भी कॉमोडिटी के या गुड्स के अगर प्राइसेस अलग अलग मिलते हैं, वो फिर भी रेडी होता है अपनी परचेज करने के लिए गुड्स को। अगर हम इसमें टेबल के थ्रू देखें, जो प्राइजेस हैं वो डाउनवर्ड्स हो रहे हैं। जब प्राइजेस एक था, अगर हम देखें प्राइजेस एक था तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड थी 50। प्राइजेस ज़्यादा हुए, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, सो दैट्स इट इज़ डिक्लाइंड। प्राइजेस जैसे जैसे कम होते हैं वैसे वैसे कंज्यूमर